हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 3 मशीन लर्निंग की, जिसका नाम है इवेल्युएटिंग हाइपोथेसिस, का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मशीन लर्निंग की जो यूनिट नंबर 3 है उसका नाम है इवेल्युएटिंग हाइपोथेसिस। और इसके अंदर अगर हम सबसे पहले कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स, जैसे कि हमारी यूनिट का नाम है इवेल्युएटिंग हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद है बायेशियन लर्निंग क्या होती है, फिर उसके बाद ईएम एल्गोरिथम, और उसके बाद है बायेशियन नेटवर्क। और इसके अंदर हम बायेशियन बिलीफ नेटवर्क के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग मैंने मशीन लर्निंग से करी कि मशीन लर्निंग जो होती है वो, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि एप्लीकेशन होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और एबिलिटी होती है कि ऑटोमेटिकली लर्न कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है एक्सपीरियंस को लेते हुए। फिर उसके बाद जो उसका प्राइमरी एम जो होता है वो ह्यूमन को बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के लर्न करना होता है, सीखना होता है, एनालाइज करना होता है क्वांटिटी को, डेटा को, और जनरेट करना होता है फास्टर और एक्यूरेट रिजल्ट्स को। साथ ही साथ अगर हम एमएल और एआई को कंबाइन कर दे तो हमारे पास इफेक्टिव प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम्स आ जाती हैं। मतलब हम ज़्यादा समय में ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों का आउटपुट निकाल सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। अब हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है, डिस्क्राइब्स टारगेट इन सुपरवाइज्ड मशीन। ये डिस्क्राइब करती है कि टारगेट क्या है सुपरवाइज्ड मशीन के अंदर। क्योंकि सुपरवाइज्ड मशीन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो यूज़र होता है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि एक इंसान होता है, वो पहले सी मशीन को सुपरवाइज कर रहा होता है कि हाँ सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द नीड्स जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। वी फाइंड फंक्शन विद बेस्ट मैप्स इनपुट एंड आउटपुट। हम वो फंक्शंस ढूंढते हैं जिनके अंदर जो मैप जो होती है बेस्ट होती है। मतलब कि उसके अंदर जो, जैसे कि हमने कई सारे वो देखे हैं ना, ग्राफ्स देखे हैं, डायरेक्टेड ग्राफ देखे हैं जिसके अंदर वेटेड होते हैं वो। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइंड आउट करते हैं कि जिसके अंदर इनपुट से लेकर के आउटपुट जाने का रास्ता जो वैल्यू हो वो कम से कम हो, जो कॉस्ट पड़े वो कम से कम पड़े। तो इसके अंदर भी हम वही ढूंढते हैं। कैन आल्सो कॉल्ड फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, और इसीलिए हम हाइपोथेसिस को फंक्शन अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं। टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये टेंटेटिव रिलेशनशिप मतलब जो रिलेशनशिप चेंजेबल होती है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, उसको शोकेस करती है। ऑथेंटिसिटी चेक्ड बाय स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। जो ऑथेंटिसिटी होती है, अगर आपको चेक करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट में ही ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हो। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला होता है सिंपल एंड क्लियर। सिंपल होती है, क्लियर होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम बेस्ट मैप्स यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, तो हमारा सिंपल सी बात है प्रिडिक्टेबल तो होगी होगी। फिर उसके बाद आती है रिलेवेंट होती है, फिर है टेस्टेबल होती है, और लास्ट है मैनेजेबल होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हाइपोथेसिस के। आगे बढ़ते हैं तो आगे आती है हमारी इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला है एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिसर्च। ये हमारी एंश्योर करती है कि एक्यूरेसी और रिसर्च जो है वो करेक्ट तरीके से हो। फिर उसके बाद है हेल्प्स इन डाइवर्सिंग रिसर्च टेक्निक्स। जो हमारी रिसर्च की टेक्निक्स होती हैं उनको और ज़्यादा डाइवर्स करती है, मतलब कि और ज़्यादा गहराई तक लेकर के जाती है। डायरेक्शन टू रिसर्च, ये जो रिसर्च होती है उसको एक डायरेक्शन देती है कि हाँ सही जा रहा है, गलत जा रहा है, इस तरीके से। सेव्स रिसोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज को ये सेव करती है, चाहे वो टाइम हो, मनी हो, एनर्जी हो। क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम, अगर हमारी हाइपोथेसिस ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इनपुट से लेकर के आउटपुट तक का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा होगा, तो फिर सिंपल सी बात है जो हमारी रिसोर्सेज होंगी, टाइम कम लगेगा उसको इवेल्युएट करने में, साथ ही साथ पैसा कम लगेगा, और साथ ही साथ जो हमारी एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो जो सुपरवाइज कर रहा है उसकी एनर्जी हो, तो वो भी कम लगेगी। प्रिवेंट्स ब्लाइंड सर्च। ब्लाइंड सर्च क्या होती है कि हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ पे जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट मिल जाता है एंड हम चलते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ब्लाइंड सर्च नहीं है, इसके अंदर हमें इनपुट और आउटपुट का पता रहता है। अब हाइपोथेसिस के टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 7 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल, दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स, तीसरा आता है वर्किंग, तीसरा आता है चौथा आता है ऑल्टरनेटिव, फिर आता है नल, फिर लास्ट सेकंड है स्टैटिकल, और लास्ट है लॉजिकल। सिंपल की बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स।
ये रिलेशनशिप बताता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। एग्जाम्पल है अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आपने दो रिलेशनशिप्स लिए, आप दो से ज़्यादा भी रिलेशनशिप ले सकते हो, लेकिन सिंपल के अंदर क्या होता है, मेजरली दो ही रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाती है। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स, फिर आता है कॉम्प्लेक्स, ये अमॉन्ग मोर देन टू वेरिएबल्स, मतलब कि दो से ज़्यादा ही होंगे इसके अंदर, ठीक है, दो से ज़्यादा रिलेशनशिप्स ही होंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल है एज पॉवर्टी इंक्रीजेज, जैसे जैसे पॉवर्टी इंक्रीज करेगी जो क्राइम है वो भी इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ इलिटरेसी तो इंक्रीज करेगी करेगी, ठीक है। वर्किंग की बात कर लेते हैं, तो वर्किंग के अंदर क्या होता है, टेस्ट एंड वर्क इन अ रिसर्च प्रोडक्टिव थ्योरी जनरेटेड। इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट किया जाता है, वर्क किया जाता है एक रिसर्च के ऊपर, और प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो बनाई जाती है, तो उसे बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। फिर आती है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव के अंदर क्या होता है, वर्क ऑन रिजेक्टेड एज रॉन्ग डिनोटेड बाय एच। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वर्क करती है रिजेक्टेड और रॉन्ग जो रिसर्चेज होती हैं, हाइपोथेसिस होती है, उनके ऊपर काम करा जाता है ऑल्टरनेटिव के ऊपर, और इसे हम ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होती है उसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नल। नल क्या होता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसके अंदर कोई रिलेशनशिप होती ही नहीं है वेरिएबल्स के बीच में। फिर आता है आपका स्टैटिकल हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, स्टैटिकली वेरीफाइड। इसके अंदर जो स्टैटिकली होता है, स्टैट्स निकाले जाते हैं और उसके बिहाफ पर वेरीफाई किया जाता है कि हाइपोथेसिस हमारी सही है या गलत है। फिर उसके बाद आता है लॉजिकल वेरीफाइड लॉजिकली, मतलब कि इसके अंदर क्या है कि लॉजिकल हाइपोथेसिस जो होती है, जैसे स्टैटिकल के अंदर हम स्टैटिकली वेरीफाई करते हैं, वैसे इसके अंदर हम लॉजिकली वेरीफाई करते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारी डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज दो टाइप की होती है, सबसे पहला बायस इन एस्टिमेट और दूसरा होता है वेरिएंस इन एस्टिमेट। मतलब कि ये पुअर एस्टिमेटर्स होते हैं, ये बायस्ड होते हैं एक फंक्शन की तरफ, तो इसलिए इन्हें बायस इन एस्टिमेशन कहा जाता है। वेरिएंस इन एस्टिमेशन मतलब कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो हर बार गड़बड़ा जाती है, मतलब एक बार आपने रन किया हाइपोथेसिस को तो वैल्यू 1 आ गई, दूसरी बार किया तो हो सकता है 0.8 आ जाए, 0.5 आ जाए, या फिर 1.5 आ जाए, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वेरिएंस है वो आ जाती है एस्टिमेशन के अंदर। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3.9 है उसे आपको एग्जैक्टली एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि उसके अंदर अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग के बीच में डिफरेंस है। आपको क्वांटम जो है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी किताबें अवेलेबल हैं। फिर आता है आपका बायेशियन लर्निंग। बायेशियन लर्निंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहला होता है स्टैटिकल अप्रोच होती है, इसके अंदर स्टैटिकल अप्रोच होती है। दूसरा है क्वांटिफाई बिटवीन क्लासिफिकेशन अप्रोचेज, जो हमारी क्लासिफिकेशन अप्रोचेज हैं उनके बीच में क्वांटिटी के ऊपर ये वो करती है, मतलब किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है किसकी क्वांटिटी कम है, इस हिसाब से डिसाइड करती है। स्टेट नेचर ऑफ थिंग्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ये नेचर ऑफ थिंग्स जो है उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर स्टेट करती है, मतलब कि हर एक चीज़ के बीच में एक पैटर्न ढूंढने की इस एल्गोरिथम की या फिर इस अप्रोच की एक आदत है, तो ये अप्रोच एक पैटर्न को ढूंढती है। डिनोट स्टेट ऑफ नेचर बाय ओमेगा, ये डिनोट करती है स्टेट ऑफ नेचर बाय ओमेगा। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है, कंसीडर वेरियस नंबर ऑफ बॉल्स। इसके अंदर क्या है कि कई सारी बॉल्स वो जो हैं इन्होंने एक कंसीडर की हुई हैं या फिर एग्जामिन करी हुई हैं। जो बॉल्स हैं उनके दो ही कलर हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। तो क्या होगा कि अगर बॉल रेड है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1, मतलब कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ नेचर 1 के फेवर में है, और ब्लू है अगर तो स्टेट नंबर 2 के फेवर में है। तो इस तरीके से हमने दो स्टेट ऑफ नेचर बना ली हैं। और अब क्या होगा, एज स्टेट ऑफ नेचर इज अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। नाउ ऑन प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज, अब क्या होगा, जो हमारी प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज हैं उनके बिहाफ पर हम प्रेजेंट स्टेट को भी ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि मान के चलिए कि मेरे पास 10 बॉल्स हैं, मैंने ये मान के चल लिया कि मेरे पास 5 ब्लू थी 5 रेड थी, तो ये मेरी हो गई एक तरीके से प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और जो इस टाइम पर मेरे हाथ में बॉल आई है उसके हिसाब से मैंने एक प्रोबेबिलिटी बनाई और उसके हिसाब से एक डिसीजन बनाया, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के अंदर हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसके अंदर हम प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनके बिहाफ पर हमने जो प्रेजेंट स्टेट आई है उसके ऊपर एक डिसीजन लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा डिसीजन रूल इज। जो हमारा डिसीजन रूल है अगर वो आपसे पूछ लिया जाए तो वो ये है भैया कि आपका ओमेगा 1 चुना जाएगा। ओमेगा 1 कब चुना जाएगा, जब पी प्रोबेबिलिटी हो W1 की ज़्यादा होगी W2 से, ठीक है। मतलब जब आपकी ये ब्लू बॉल की है और ये रेड बॉल की है, आप 1 को जब चूज करोगे जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ
ये जो है ना इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तभी आप इसको चूज़ करोगे, बिना चूज़ नहीं करोगे आप W2 के ऊपर जंप कर जाओगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये बायेशियन क्लासिफिकेशन का ग्राफ है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है, ये P जो है Px/ω है, ये R1 की वैल्यू है, यहाँ पे x0 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे ये 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं, तो उसका एक ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x/ω2, ω2 है, ये ω1 का हो गया, ω2 का ही हो गया, और ये टोटल ओमेगा बताता है, ये स्टेट ऑफ नेचर ये है मेन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है और ये एक प्रोबेबिलिटी है, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना ये एरर है, ठीक है, क्योंकि हर एक सिस्टम जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर दिक्कत होती ही होती है। तो जैसे ही सारे सिस्टम्स होते हैं वैसे ही ये भी एक सिस्टम है, तो इसके अंदर भी एरर होगा, और एरर जो पाया जाएगा वो इन दोनों कर्व्स के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसको मिनिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है। डिसीजन एरर कैन बी मिनिमाइज्ड फॉर बायेशियन क्लासिफिकेशन, जो डिसीजन है उस डिसीजन का जो एरर है उसे मिनिमाइज किया जा सकता है बायेशियन क्लासिफिकेशन की हेल्प से, बाय मिनिमाइजिंग क्लासिफिकेशन एरर प्रोबेबिलिटी। अगर हम क्लासिफिकेशन एरर की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज बाय मिनिमाइजिंग क्लासिफिकेशन एरर प्रोबेबिलिटी, जो क्लासिफिकेशन एरर प्रोबेबिलिटी है अगर हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं, एरर भी जो है वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ह्यूमन पे डिसाइड करती है कि ह्यूमन ने किस हिसाब से ट्रेनिंग दी है मशीन को, तो जिस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई होगी, जिस हिसाब से एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी होगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेट जो है आपकी ट्रेनिंग होगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। It's observed that when threshold is moving away from x0 the shaded area increases। ये ऑब्जर्व किया गया है, जैसे ही आप x0 को थ्रेशोल्ड क्या है, ये थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा इधर करने लगते हो तो जो शेडेड एरिया है वो और ज़्यादा ब्रॉड होने लगता है, मतलब एरर जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। वी हैव टू डिक्रीज दिस शेडेड एरिया टू मिनिमाइज एरर, और इसीलिए हमें ये जो शेडेड एरिया है इसको मिनिमाइज करना होगा अगर हमें एरर को मिनिमाइज करना है। तो इसके अंदर हम बेस रूल जो है उसको यूज़ करते हैं, आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। इसके अंदर इंटीग्रेशन वाला सीन है, प्रोबेबिलिटी R2 इंटीग्रेशन R2 लोअर लिमिट, फिर उसके बाद क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1/x px dx प्लस जैसा यहाँ पे लिखा है बस वहीं पे यहाँ पे ऐसा लिख दो, बस R2 की जगह R1 हो जाएगा और ω1 की जगह ω2 हो जाएगा, ठीक है। एरर विल बी मिनिमाइज्ड इफ फीचर स्पेस ऑफ पार्टीशनिंग रीजन R1 R2 आर चूजन। ये एरर जो है जब मिनिमाइज किया जा सकता है जब जो पार्टीशनिंग रीजन है वो R1 और R2 को चूज किया जाए, तो ये जो एरर है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं बेस थ्योरम की। तो बेस थ्योरम क्या है? लेट एक्स बी अ थिंग इन पैटर्न। अगर हम x को एक चीज़ मान लें जो कि एक पैटर्न के अंदर है, वेयर x इज़ एन एविडेंस। एविडेंस मतलब कि कोई चीज़ पैटर्न है और हमने एक तरीके से उसको प्रूफ की तरह मान लिया कि हाँ ये जो x की वैल्यू हमें मिली है, ये जो पैटर्न हमें मिला है यही करेक्ट है, कुछ और करेक्ट है ही नहीं, यही एविडेंस करेक्ट है। लेट h बी सम हाइपोथेसिस, और इसके बिहाफ पर हमने एक h जो है हाइपोथेसिस है उसको कुछ मान लिया, सच दैट x बिलोंग्स टू स्पेसिफाइड क्लास C, जो जिससे कि हम ये बता सकें, एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम ये बता सकें जो x है वो बिलोंग करता है एक स्पेसिफाइड क्लास से जिसे हम डिनोट करते हैं C से, ठीक है। हाँ, आई होप सो ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी, नहीं तो मैं एक बार और बता देता हूँ। जो x है उसे आप एक पैटर्न की तरह मान लो, और जो x है उसे आप एविडेंस मान लिया है आपने, मतलब वो करेक्ट है, वो 100% करेक्ट है, वो गलत है ही नहीं। एविडेंस जो होता है वो सबूत होते हैं, राइट, और जो सबूत होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो सबूत है वो हमने एक तरीके से मान लिया कि हाँ जो x की वैल्यू है, जो पैटर्न है हमें मिला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बिहाफ पर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि जो x है वो एक स्पेसिफाइड क्लास C से बिलोंग करती है, ठीक है, सिंपल। ये आपकी बेस थ्योरम है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है वी कैन से द प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंग्स टू क्लास C इज डिटरमाइंड। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है x के बिलोंग करने की C से वो हमने डिटरमाइन कर लिया कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी, गिवन दैट डिस्क्रिप्शन x इज अननोन। ये जानते हुए भी कि जो x की डिस्क्रिप्शन है वो अननोन है, ठीक है। अब क्या है कि PH/x जो होगा वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ h ऑन x, ठीक है। मतलब कि पोस्टीरियर मतलब कि एक प्रोबेबिलिटी की भी एक तरीके से आप मान सकते हो कि हमने एक तरीके से सच मानने वाली जो हालत होती है वो प्रोबेबिलिटी को, वही है h के x के ऊपर।
बेस थ्योरम इज, अब बेस थ्योरम क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल गया, ये आप फॉर्मूला जरूर 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 याद कर लेना। h बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ h, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से या फिर कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो। बायेशियन नेटवर्क की बात करें तो इट इज डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ, ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है इन विच ईच नोड इज एनोटेड विद क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन, और जो हर एक नोड होती है वो अनोटेड होती है क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिटी के साथ। क्वांटिटी मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी हम पहले से ही मेजर आउट कर चुके हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर रखी गई होती है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो टोटल तीन ही स्पेसिफिकेशंस हैं इसके। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है अ सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स मेक अप द नोड्स ऑफ नेटवर्क वेरिएबल मे बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वही नोड्स बनाते हैं, इसके नेटवर्क जो बनाते हैं वो रैंडम वेरिएबल्स के नोड्स बने हुए होते हैं, और वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं या फिर कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं एक दूसरे से, या फिर कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 से कंटिन्यूस हो गया, 1 3 7 8 10 ऐसे हो गया तो ये डिस्क्रीट हो गया, राइट। A set of डायरेक्टेड लिंक्स और एरोज कनेक्ट्स पेयर्स ऑफ नोड्स। जो डायरेक्टेड लिंक्स होते हैं वो एरोज के द्वारा दिखाए जाते हैं, या फिर एरोज जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं पेयर के नोड्स के पेयर्स को। इफ एरोज फ्रॉम एक्स टू वाई, अब यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बाई चांस एक्स जो है वहाँ से एक एरो गया वाई की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो पेरेंट है वाई का, ठीक है, जो x है वो पेरेंट है किसका, y का। अगर नोड x टू y गई है तो अगर y टू x जाएगी तो y पेरेंट बन जाएगा x का, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ हैज़ नो डायरेक्टेड साइकिल्स, इसके अंदर कोई भी डायरेक्टेड साइकिल्स नहीं होती हैं, इसी वजह से क्या होती हैं, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स इन्हें बोला जाता है, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में DAG भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। बायेशियन नेटवर्क प्रोवाइड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोमेन। जो बायेशियन नेटवर्क है वो हमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देता है डोमेन के बारे में, हमें पूरी जानकारी देता है डोमेन के बारे में। प्रोवाइड कॉन्साइज वेज टू रिप्रेजेंट कंडीशनल इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप्स इन डोमेन। ये हमें प्रोवाइड करता है कॉन्साइज वे, मतलब कि एक तरीके से समराइज्ड वे जो होता है ना वो हमें रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप्स जो होती हैं, जो भी हमारी रिलेशनशिप्स बनती है कंडीशंस के हिसाब से डोमेन के अंदर, ठीक है। हाइब्रिड बायेशियन नेटवर्क इंक्लूड्स डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स। जो हाइब्रिड बायेशियन नेटवर्क होता है वो दोनों को ही इंक्लूड करता है। अब क्या होता है, बायेशियन नेटवर्क जो होता है वो दोनों में से एक को ऑक्यूपाई करेगा, या तो डिस्क्रीट को ही लेगा या फिर उसको लेगा, कंटिन्यूस को लेगा, लेकिन हाइब्रिड क्या होता है, ये दोनों को लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ज़रूर से। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा। बायेशियन बिलीफ नेटवर्क्स आते हैं फिर। बायेशियन बिलीफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, स्पेसिफाई जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उसको ये एक तरीके से उसको स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है, या फिर किस तरीके से जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर स्पेसिफाई की जाती हैं। बिलीफ नेटवर्क्स, बायेशियन नेटवर्क एंड प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क। अब इसके 3 नाम हैं, इनको 3 नामों से बुलाया जा सकता है। बायेशियन बिलीफ नेटवर्क को 3 नामों से बुलाया जा सकता है। सबसे पहला है बिलीफ नेटवर्क, दूसरा है बायेशियन नेटवर्क, और तीसरा है प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क। प्रोवाइड ग्राफिकल मॉडल ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। जो कैजुअल रिलेशनशिप होती है कि मतलब हाँ चलो ठीक है हमने देख लिया कि हाँ हम ऐसे ऐसे आपके नोड्स को जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे हम वैल्यूज़ को जोड़ सकते हैं, हमने कैजुअली देख लिया, ऊपर से देख लिया कि हाँ चलो ठीक है ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं नोड्स के बीच में या फिर फंक्शंस के बीच में, तो फिर ये ग्राफिकल मॉडल दिखाता है उसका, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है डिस्क्रीट एसाइक्लिक ग्राफ। इसके अंदर क्या होता है, ईच नोड रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल। हर एक जो नोड होती है वो रैंडम जो वेरिएबल होता है उसको दिखा देती है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वैल्यूज, इसकी डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस वैल्यूज हो सकती हैं। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फैमिली हिस्ट्री है, लंग कैंसर है और पॉजिटिव एक्सरे है, ठीक है।
तो अब क्या है कि यहाँ पे हमने कनेक्शंस जोड़ने की कोशिश करी है। अब क्या हो सकता है कि अब आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैं ये भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर एक नेटवर्क दिखा दिया हमने कि फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है स्मोकर की, नहीं ये तो नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हमने कट आउट कर दिया कि हमारी कैजुअल रिलेशनशिप देखने में ये तो सही नहीं बैठ रहा भैया, फैमिली हिस्ट्री होगी तो स्मोकर क्यों होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि स्मोकर होगा, है ना। अब लंग कैंसर बन रहा है तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो स्मोकर है, ये रीज़न हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट रिलेशनशिप बना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि स्मोकर है, स्मोकर के अलावा ये वाली बीमारी हो सकती है लेकिन ये नहीं है। फिर उसके बाद अगर ये वाली बीमारी हो सकती है तो ये भी लंग कैंसर से जुड़ी हुई होती है, तो आपने जोड़ दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि यही आप बना के आओ, आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक रिलेशनशिप बना सकते हो एंड शोकेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप बना है, एक रिलेशनशिप यहाँ पे बना है। फैमिली हिस्ट्री देखी, फैमिली हिस्ट्री के अंदर हमने देखा कि लंग कैंसर चलता हुआ आ रहा है, इसे भी लंग कैंसर है। लंग कैंसर को हमने चेकआउट करवाया तो पॉजिटिव एक्सरे निकल गया, मतलब पॉजिटिव है, लंग कैंसर हैगा। अब लंग कैंसर होने के दो रीज़न है, या तो स्मोकर है या फिर ये फीजीमा बीमारी है उसको, या फिर ये अपनिया जो बीमारी है ये है। तो इसके अंदर से जो हमारे स्मोकर और डिस्पेनिया है ये करेक्ट बैठ रही है, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, या फिर इसके अलावा कोई आप मॉडल और बना सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं हम ईएम एल्गोरिथम की। तो ईएम एल्गोरिथम की फुल फॉर्म होती है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। तो इसके अंदर क्या होता है, फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मतलब कि हम मैक्सिमम जो एक दूसरे से मिलती जुलती एस्टिमेशंस हैं उनको ढूंढते हैं फॉर मॉडल पैरामीटर्स व्हेन डेटा इज इनकम्प्लीट, जब पैरामीटर्स के अंदर डेटा जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे कि आपने एआई के अंदर देखा होगा सैंड मोर मनी वाला क्वेश्चन, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एआई के अंदर, एमएल के अंदर नहीं आएगा। तो अब क्या है कि उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ हमारी मिसिंग थी, ठीक है, और उन मिसिंग वैल्यूज़ को ही हम फाइंड करते हैं। या फिर चलिए और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर जब हम 6th 7th क्लास में थे तो उस टाइम पे हमारे पास ना कुछ ऐसे मिसिंग मैथमेटिक्स में मिसिंग आ जाते थे कि ऊपर में एक वर्ड, एक लेटर वो कर दिया, नंबर गायब कर दिया, बीच में से एक नंबर गायब हो गया, एंड सॉल्यूशन में से एक नंबर गायब हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड दैट नंबर। तो वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी डेटा इनकम्प्लीट होता है या फिर मिसिंग होता है, और हमें वो जो हिडन वेरिएबल है या फिर हिडन डेटा है या फिर जो मिसिंग डेटा है उसको फाइंड आउट करना होता है। रैंडम वैल्यू चूजन फॉर मिसिंग डेटा पॉइंट्स एंड एस्टिमेट न्यू डेटा सेट्स ऑफ वैल्यूज। इसके अंदर क्या होता है, हमें रैंडम कोई सी भी वैल्यू जो होती है वो चूज करनी होती है, और चूज करते 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 हम, सिंपल सी बात है, रिकर्सिव तो होगा ही, रिकर्सिव होगा क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू हमने रखी है वो गलत हो, फिर दूसरी रखी, तीसरी रखी, चौथी रखी, पांचवीं रखी, छठी रखी, सातवीं रखी, आठवीं रखी, अच्छा जी 9वीं सही बैठ गई है, लेकिन फिर भी हम रुकेंगे नहीं, हम 9वीं के बाद और भी रखते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वैल्यूज को रखते रहेंगे एंड वैल्यूज को फाइंड आउट करते रहेंगे जब तक हमारी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी वैल्यू फिक्स हो जाती है, हो गया काम, ठीक है, हमारी ईएम एल्गोरिथम जो है वो पूरी हो जाती है। 2 बेसिक स्टेप्स हैं इसके, 2 बेसिक स्टेप्स हैं, सिंपल सी चीज़ है, एक है एस्टिमेशन और दूसरा है मैक्सिमाइजेशन। एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन पैरामीटर्स लेटेंट वेरिएबल्स आर एस्टिमेटेड। जो गिवन पैरामीटर्स होते हैं, मतलब जो इनपुट होता है उसके हिसाब से जो आपके लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं उन्हें एस्टिमेट कर दिया जाता है। ये हो गया जी आपका एस्टिमेशन स्टेप। फिर आपके मैक्सिमाइजेशन आती है। मैक्सिमाइजेशन के अंदर भी भैया जो हमारे गिवन पैटर्न्स थे ना वो ये हैं सिंपल कुछ, म्यू के, सिग्मा के और पाई के, ठीक है। चलिए अब मैक्सिमाइजेशन का स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइज कर लो मिनिमम क्यू के को, ठीक, वो सॉरी म्यू के को, और फिर उसके बाद कॉन्वर्जेंस मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स बना देंगे सिग्मा के का, और मिक्सिंग कोएफिशिएंट पाई के बाय रैंडम वैल्यू, इनके अंदर कुछ भी हम रैंडम वैल्यूज इनके हिसाब से रख देंगे जैसे जैसे बताया है इसने। फिर उसके बाद कंप्यूट पाई के वैल्यूज फॉर ऑल के, जितनी भी के हैं मतलब पैरामीटर्स जितने भी हैं उनके लिए हम पाई के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगेन एस्टिमेशन करेंगे कि अगर मतलब फिर से हम चेकआउट करेंगे कि सारे पैरामीटर्स हमारे ठीक बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। अगर बैठ रहे हैं तो भैया हो गया आपका, अगर नहीं बैठ रहे हैं तो फिर क्या होगा, इफ लॉग वैल्यू कन्वर्जेंस टू सेम वैल्यू देन स्टॉप एल्स रिटर्न टू स्टेप 2। अगर बाई चांस जो लॉग लाइकलीहुड वैल्यू जो थी, लाइकलीहुड वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी, अगर लाइकलीहुड वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम वैल्यू बैठ रही है, बार बार आपने 2-3 बार रन कर लिया और सेम ही वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब ये समझ लेना भैया आपका इस जो वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है। अगर बाई चांस कुछ भी आपको ऊपर नीचे दिखता है एक्यूरेसी के अंदर
तो दोबारा से स्टेप 2 के ऊपर चले जाओ और दोबारा से वहाँ से रन करना स्टार्ट कर दो। अब यूजेज की बात करते हैं, यूजेज ऑफ ईएम एल्गोरिथम। तो इसके अंदर सबसे पहला है फिल मिसिंग डेटा। हमें मिसिंग डेटा जो है उसे फाइंड आउट करना है, भरना है, तो इसे फिल मिसिंग डेटा आ गया। यूज्ड एज अनसुपरवाइज लर्निंग ऑफ क्लस्टर। अनसुपरवाइज लर्निंग ऑफ क्लस्टर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो यूज़र है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो सिस्टम है रिकर्सिव है, अपने आप ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा जब तक वैल्यू फाइंड नहीं हो जाती है, तो इसके अंदर ये सुपरवाइज नहीं होगा, ये अनसुपरवाइज होगा। फिर उसके बाद आती है एस्टिमेट पैरामीटर्स ऑफ हिडन मार्कोव मॉडल। जो हिडन मार्कोव मॉडल है उसके भी जो पैरामीटर्स हैं उन्हें ये एस्टिमेट कर सकता है इजीली। डिस्कवर वैल्यूज ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स। ये डिस्कवर कर सकता है वैल्यूज को लेटेंट वेरिएबल्स के, ठीक है। लेटेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू को भी ये डिस्कवर कर सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले लाइकलीहुड विल इंक्रीज विद ईच आइटरेशन। मतलब कि जो लाइकलीहुड है, मतलब जो हम आंसर ढूंढ रहे हैं उसको जैसे लाइकलीहुड, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि मतलब कि जो हमारा नंबर बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा हो, उसी नंबर की बात हो रही है कि जैसे जैसे एक आइटरेशन चलता रहेगा वैसे वैसे जो लाइकलीहुड है वो बढ़ता रहेगा। मतलब कि जैसे कि एक बार चलकर घूमा, ठीक है, तो हमें एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। फिर दोबारा घूमा, दूसरी वैल्यू मिल गई, तीसरी बार घुमाया और वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू थी रियल नंबर में थी, ये वाली इंटीजर में मिल गई और ये वाली फ्लोट में मिल गई। तो फ्लोट वाली जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी, राइट। तो हर एक आइट्रेशन के साथ जो लाइकलीहुड है, जो या फिर मैं कहूँ एक्यूरेसी है, जो करेक्टनेस है, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। ई एंड एम स्टेप इज ईजी। जो एस्टिमेशन और मैक्सिमाइजेशन का जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। एम स्टेप सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन क्लोज्ड फॉर्म। जो एम स्टेप है मतलब कि मैक्सिमाइजेशन जो स्टेप है हमारा वो एग्जिस्ट करता है क्लोज्ड फॉर्म में। क्लोज्ड फॉर्म मतलब कि इसके अंदर हम डेटा को एक बार अगर हमने इनपुट कर दिया तो हमें सीधा आउटपुट मिलेगा। ये नहीं है कि आप बार बार भैया चलो यार ये भी, इसे भी डाल दो यार, थोड़ा सा आउटपुट, ये इनपुट रह गया तो थोड़ा सा इसे भी डाल दो, ऐसा नहीं है। एक बार आपने इनपुट दे दिया तो वो क्लोज फॉर्म में चला गया, जब तक उसका आउटपुट नहीं मिल जाता आप कोई और डेटा नहीं डाल सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हो तो सबसे पहला है स्लो कन्वर्जेंस। मतलब कि भैया देखो ब्रूट फोर्स की तरह काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, रिकर्सिवली काम कर रहा है तो स्लो तो हो गई, तो यहाँ पे स्लो है। लोकल ऑप्टिमा ओनली। लोकल ऑप्टिमा मतलब कि ये लिमिटेड है, मतलब कि कुछ ही डेटा के लिए लिमिटेड है या फिर कुछ ही डेटा को ये ऑप्टिमाइज्ड कर सकता है। रिक्वायर्स प्रोबेबिलिटीज एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर क्या क्या दो ज़रूरतें होती हैं। सबसे पहला होता है प्रोबेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है उसकी, और फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत उसको होती है। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 3 मशीन लर्निंग का एक तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन। और इसके अंदर दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन करने हैं क्वांटम से, बिल्कुल एग्जैक्टली याद कर लेना। एक तो ये 3.9 क्वेश्चन नंबर 3.9 जिसके अंदर अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग का जो है डिफरेंस आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो 3.16 है ना, इसके अंदर जो हमने ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था, कहाँ किया था जो बायेशन, ये वाला बायस थ्योरम जो थी, इसका ये वाला जो फॉर्मूला था, इसका इंप्लीमेंटेशन जो है ये 3.16 पे है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। पी ग्रीन करके एक पेन करके एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ग्रीन, ब्लू और रेड कलर की जो इंक है उसके हिसाब से आपको एस्टिमेशन बताना है, तो आप ये कर लीजिएगा। और इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 18 है, उसे भी कर लीजिएगा। उसके अंदर भी आपको एक मतलब कि कुछ डिशेस के बारे में, कुछ हेल्थीनेस के बारे में पूछा गया है, टेबल बनाने के लिए आएंगी, तो एक बार आप देख लीजिएगा या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। जैसे ही मैं यूनिट नंबर 4 और 5 कंप्लीट करता हूं मैं तुरंत न्यूमेरिकल के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई। और बेल आइकन को जरूर दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।